माय क्यूटीज, वेलकम बैक टू यू विद्यार्थी। मैं हूं आकांक्षा, आपकी साइंस टीचर, और हम कर रहे थे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 12 जो कि है बियॉन्ड अर्थ, यानी इस अर्थ के परे जो बाकी की दुनिया है उसके बारे में हम स्टडी कर रहे थे और काफी चीजें हमने एक्सप्लोर कर भी ली थी। तो फटाफट से क्या करना है, एक क्विक फ्लैशबैक कर लेते हैं। तो फटाफट से पीछे जाते हैं और फिर आगे आ जाएंगे। अब तक चैप्टर हम ऑलरेडी ऑलमोस्ट पूरा खत्म कर चुके हैं, बस एक आखिरी पार्ट, एक आखिरी हिस्सा बाकी रह गया है। तो अगर वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी है तो फटाफट से जाइए, पहले वाली वीडियो देखिए, उसके बाद ये लास्ट पार्ट आपको बढ़िया समझ आ जाएगा। तो फ्लैशबैक में चले जाते हैं और रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, हमने स्टार्स के बारे में जाना और ये जाना कि जो पैटर्न, ग्रुप ऑफ पैटर्न ऑफ स्टार्स होता है उसको क्या कहते हैं, कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। और कॉन्स्टेलेशन कई सारे बनते हैं, अलग अलग उनके नाम हैं, अलग अलग कम्युनिटीज उनको अलग अलग नामों से भी बुलाती हैं और कुछ ऑफिशियल नेम्स भी हैं। कॉन्स्टेलेशन जो है टोटल 88 तरीके से जो है 88 भागों में डिवाइड कर दिए गए हैं हमारे पूरे आसमान में। अब इसी के साथ हमने आगे क्या पढ़ा, हमारे सोलर सिस्टम पे फिर हम आ गए अंदर। तो सोलर सिस्टम में और क्या क्या हमने देखा, हमने देखा कि सन, सबसे पहले सन जो होता है सोलर सिस्टम का एक मेन इंपॉर्टेंट, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, मेन पार्ट है, सबसे बड़ी ह्यूज बॉल है और सबसे ज्यादा एनर्जी, ऊर्जा वही देती है हर चीज को। उसके बाद सन के बाद हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़े प्लैनेट्स। 8 टोटल प्लैनेट्स हमारे पास होते हैं, 4 इनर 4 आउटर। 4 इनर जो होते हैं वो हार्ड सरफेस, रॉकी सरफेस से बने होते हैं। 4 जो आउटर होते हैं वो गैसेस से बने हुए होते हैं, जाइंट गैसियस बॉल एक तरह से होती हैं वो। इसी के साथ साथ उनके आसपास भी कुछ रिंग बनी हुई होती हैं, जो पीछे के 4 होते हैं वो भी गैसेस और डस्ट पार्टिकल्स की होती हैं। अब जो शुरू के 4 होते हैं वो क्योंकि बहुत ज्यादा करीब होते हैं सन के, तो वो थोड़े कंपैरेटिवली गर्म होते हैं। जितना आगे चले जाएंगे, जितना दूर पीछे के प्लैनेट्स, वो थोड़े ठंडे होते हैं। फिर हमने देखा कि जो प्लूटो है वो अब हमने इन 8 में नहीं बल्कि अलग से काउंट किया, यानी वो एक ड्वार्फ प्लैनेट है, बिल्कुल एक छोटा सा ऐसा ऑब्जेक्ट। ऐसे खूब सारे और भी ऑब्जेक्ट देखे गए, तब ये डिसाइड किया गया क्या कि भाई ये जो है ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में आएंगे। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, इसके बाद हमने मून के बारे में पढ़ा कि जो नेचुरल सैटेलाइट होती है जो हमारे प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करती है वो क्या है, मून। अब हमारे अर्थ के पास एक मून है और मार्स के पास 2 और बाकी प्लैनेट्स के पास बहुत सारे मून हैं। नेचुरल सैटेलाइट के बाद हमने एस्टेरॉइड भी पढ़ लिए कि भाई अब एक और चीज होती है जो सन के अराउंड रोटेट रिवॉल्व करती हैं, वो क्या होते हैं, एस्टेरॉइड। एस्टेरॉइड की एक बेल्ट भी होती है। अब इसी के साथ कुछ और भी बची हुई चीजें हैं जिसके बारे में पढ़ना अभी बाकी है, यानी कुछ और नन्हे मेहमान, कुछ विजिटर्स। तो वो क्या है, कॉमेट्स हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे अब कॉमेट्स। तो चलिए आइए फटाफट से पढ़ लेते हैं। तो रिवीजन थोड़ा लंबा हो गया था लेकिन अब यहां वापस आ जाते हैं। सो कॉमेट्स यहां पर क्या है, सम टाइम कभी कभी क्या होता है, हमें कुछ मेहमान नजर आते हैं, है ना, कुछ मेहमान हैं अदर जो आउटर रीजन में होते हैं सोलर सिस्टम के, वो होते हैं कॉमेट्स। ठीक है, कॉमेट्स जो होते हैं वो दिखते कैसे हैं और किस चीज के बने होते हैं। ठीक है, सबसे पहले मतलब कि वो होते क्या है। सो कॉमेट्स के पास एक लंबी सी टेल होती है जो कि बनी हुई होती है डस्ट, गैस, रॉक और बर्फ, आइस से। सो व्हेन कॉमेट कम टू क्लोज, अब होता क्या है, लॉजिक क्या है, ये टेल क्यों नजर आती है, क्या है, जब कॉमेट करीब जा रहा होता है सन के, सूरज के, तो उसमें बहुत ऊर्जा होती है। तो भाई इतनी हीट, लाइट मिल रही है, तो जब बाकी सारी चीज़ें जो है ढेर हो जाती हैं इस गर्मी से, तो ये कॉमेट क्या है, तो अब भाई इसमें जो भी बर्फ का पार्टिकल जो जमा हुआ होता है वो इवेपोरेट होने लगता है और इस तरीके से ऐसी टेल, भाप की ये टेल है जो हमें नजर आती है कभी कभी, है ना, हमें भी नजर आती है। इसको कुछ लोग धूमकेतु, टूटा तारा, ऐसे ऐसे नाम भी देते हैं। तो ये इवेपोरेट होती है और बना देती है एक ब्राइट टेल। समझ आ गया ये। अब इसी के साथ आगे जो कॉमेट है, जैसे जैसे वो सन से दूर चला जाता है वो धीरे धीरे डिम हो जाता है और फिर हम उसे अपनी नेकेड आई से नहीं देख पाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो हमें दिख ही किस वजह से रहा है, सन की लाइट की वजह से दिख रहा है। अब बहुत सारे कॉमेट्स हैं जो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन और उसके पास आते रहते हैं समय समय पर। ठीक है, कुछ कॉमेट्स जो हैं वो सोलर सिस्टम से बहुत दूर भी रहते हैं। कुछ कॉमेट कभी कभी
कभी क्या होता है, टूट जाते हैं या आके गिर जाते हैं सन में या फिर सन पे या फिर प्लैनेट्स पे। सो व्हेन दे गेट टू क्लोज, जब बहुत ज्यादा करीब अगर आ गए हैं तो ऐसा हो जाता है समटाइम्स। सो वी हैव लर्न अबाउट ऑब्जेक्ट्स। अब हमने काफी सारे ऑब्जेक्ट्स के बारे में जो है पढ़ लिया है जो सोलर सिस्टम को फॉर्म कर रहे हैं। सो विच आर दीज ऑब्जेक्ट, फटाफट से रिवाइज, यहाँ पर भी एक छोटा सा रिविजन है, एक रिकैप है। तो वो कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं, सन है, प्लैनेट है, उनके मून है, फिर बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉलर ऑब्जेक्ट हैं जैसे कि एस्टेरॉइड, कॉमेट, ये सब मिला जुला के क्या बना रहे हैं, टुगेदर दे आर फॉर्मिंग दी सोलर सिस्टम। तो ये है हमारा पूरा सोलर सिस्टम। अब ये सवाल या ये रिवीजन आपको क्यों दिया गया, ये जानने के लिए कि क्या सोलर सिस्टम के बाहर भी कुछ होता है। तो सबसे पहले यहीं पर पीछे वापस आ जाते हैं। तो सन की यहाँ बात कर रही है। सन जो हमारा स्टार है वो सबसे बड़ा, सबसे हैवीएस्ट ऑब्जेक्ट है सोलर सिस्टम में, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे पास। सन प्रोड्यूस करता है ऑलमोस्ट ऑल द एनर्जी, है ना, सारी एनर्जी सोलर सिस्टम में सन ही है जो हर चीज को दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। अभी जितनी भी हमने चीजें पढ़ी वो सब किसके इर्द गिर्द हैं, वो सब सन के ही इर्द गिर्द हैं। सो ऑल अदर ऑब्जेक्ट इन आवर सोलर सिस्टम शाइन, जितने भी ऑब्जेक्ट जो शाइन कर रहे हैं हमारे सोलर सिस्टम में वो किस वजह से शाइन कर पाते हैं, ड्यू टू द सनलाइट, क्योंकि उनके ऊपर सन की लाइट पड़ती है, वो तेज रोशनी पड़ती है, फिर उनका जो सरफेस होता है ऑब्जेक्ट का वो रिफ्लेक्ट करता है, जिस वजह से वो हमें शाइनी दिख पाते हैं। अब यहाँ पर वही सवाल, व्हाट इज बियॉन्ड द सोलर सिस्टम। ये तो जी सोलर सिस्टम की बात है, क्या सोलर सिस्टम के बियॉन्ड, परे और क्या है, तो वो भी अभी हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट जान लेते हैं यहाँ पर कॉमेट के बारे में। तो एक फेमस कॉमेट है हेलेस कॉमेट, जो कि एवरी 76 ईयर्स में आता है, जो हमें लास्ट 1986 में नजर आया था, फिर नजर आएगा। अब संस्कृत में अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं कॉमेट को संस्कृत लैंग्वेज में धूमकेतु, और काफी सारी अलग अलग इंडिया की ट्राइब में भी इसको अलग अलग नाम दिए गए हैं, इस हिसाब से कि किसी को लगता है कि ये कैसा दिख रहा है तो इस हिसाब से उन्होंने नाम दे दिए। जैसे कि इसके पीछे जो टेल है तो पुच्छ तारो लोग बोलते हैं, पुच्छ मींस पूंछ है उसकी। ऐसे ही दूसरी जंडिया तारो भी बोलते हैं, क्योंकि वो फ्लैग जैसा भी लोगों को इमेजिन होता है कि वो एक झंडा है, इस तरीके का, पीछे वो जो टेल है वो झंडा है। तो बहुत सारे कल्चर हैं जिसमें ये भी माना जाता था कि जो कॉमेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो बैड लक लाते हैं, अपशगुनी होते हैं, अब कुछ बुरा हो जाएगा। लेकिन धन्य हो हमारे साइंटिस्ट का, उन लोगों ने क्या किया, रिसर्च करी, जाना और खोज करके ये बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बस पथरीले बर्फीले कुछ मेहमान होते हैं जो क्लोज कभी कभी गुजर जाते हैं और सोलर सिस्टम में घूमते ही रहते हैं नॉर्मली। तो ये कोई बैड लक नहीं लाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हमारे सोलर सिस्टम के परे क्या है, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है और साथ ही साथ और भी गैलेक्सीज हैं। मिल्की वे गैलेक्सी पहले क्यों है, क्योंकि इसमें हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसमें हमारा सोलर सिस्टम है, इसलिए पहले हम अपनी वाली पढ़ेंगे मिल्की वे गैलेक्सी। तो जब भी बहुत मूनलेस, बिना चांद वाली डार्क नाइट होती है, जब अंधेर भरी है ना, अंधेरे वाली, और कहीं अपनी सिटी से दूर जाके खुले मैदान में जहां दूर दूर तक बहुत ज्यादा लाइट्स भी नहीं लगी हुई हैं, आसमान को देखना है, डार्क स्काई को, तो आपको नजर आएगी बिल्कुल एकदम मिल्की जैसी चमचमाते हुए शाइनी स्टार्स आपको नजर आएंगे। और एक और चीज आपको दिखेगी कि कुछ रोशनी, जो वो लाइट या वो जो स्टार्स का फ्लो है वो कैसा दिख रहा होगा आपको, कि नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में वो जा रहा है। ठीक है, तो वही है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी। उसको कुछ कल्चर्स में आकाश गंगा भी बोलते हैं, और जो हमारी पूरी गैलेक्सी में है उसमें मिलियंस से लेकर बिलियंस तक स्टार्स हैं, अनकाउंटेबल है, हम कभी गिन नहीं पाए हैं। अब जो हमारा सोलर सिस्टम है वो लोकेटेड है किसी में, इस ही मिल्की वे गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम आता है। लेकिन इसके अलावा भी और गैलेक्सीज होती हैं खूब सारी, लेकिन ये देखो इस तरीके से हमारी इतनी ब्यूटीफुल मिल्की वे गैलेक्सी जो है नजर आती है, लग रही है ना एकदम खूबसूरत, आहा, बिल्कुल ऐसी ही दिखती है। चलिए, सो अब और भी गैलेक्सीज है, मैंने बताया, ठीक है। तो अब जो यूनिवर्स है उसके अंदर आती है खूब सारी गैलेक्सी, जिसमें से एक हमारी गैलेक्सी है, और फिर हमारी गैलेक्सी मिल्की वे वाली, उसके अंदर आता है हमारा सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के अंदर आता है क्या, सन, मून, प्लैनेट्स, ये सारी चीजें आती है। प्लैनेट्स में भी अर्थ में जाके हम रहते हैं, है ना, ऐसा ही है। ठीक है, अब एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, ये सारी चीजें सोलर सिस्टम के अंदर ही आती हैं।
अब यूनिवर्स में हम बात करते हैं, मैंने क्या बताया, और भी गैलेक्सीज हैं खूब सारी मिल्की वे के अलावा भी आउटर स्पेस में। जो साइंटिस्ट हैं वो अभी भी इन गैलेक्सीज को स्टडी कर रहे हैं और इनके बारे में जानना पहचानना चाहते हैं कि भाई जो पूरा होल यूनिवर्स है आखिर वो कैसा दिखता है और कौन कौन सी गैलेक्सीज है, कहाँ कहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, कर भी रही है कि नहीं करती है। इनफैक्ट अभी तक ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिल पाया है कि कहीं पर भी लाइफ एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। तो इस पर अभी भी सर्च जारी है, चल रही है इसको लेकर कि कहीं पर लाइफ है या नहीं है, और आगे भी चलती ही रहेगी जब तक ऐसा कुछ मिल नहीं जाता, पता नहीं चलता। और ज्यादातर लाइफ ढूंढने के लिए मेनली हम एक्सोप्लैनेट्स पर ही फोकस करते हैं, है ना। अब जैसे मार्स वगैरह पे चल रही थी ये वाली रिसर्च, आपने सुनी होगी, तो ये है हमारी खूबसूरत आकाश गंगा मिल्की वे गैलेक्सी, लग रही है ना बहुत ही अमेजिंग। चलिए अब इसी के साथ अगर आपको पढ़ाई में भी अमेजिंग हो जाना है तो करना क्या है, विद्यार्थी के प्लेटफॉर्म पे जाना है www.evidyarthi.in और डाउनलोड कर लेना है। अगर आपको दिक्कत समस्या आ रही है कुछ भी पढ़ने में तो वीडियोस आपको मिल जाएंगी, समरी नोट्स, आपकी बुक का PDF, साथ ही साथ MCQ की प्रैक्टिस जरूर करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फिर NCERT के सॉल्यूशन भी आपको मिल जाने वाले हैं। इसी के साथ वापस आ जाते हैं क्योंकि एक और चीज रह गई है कुछ इंपॉर्टेंट, क्या, डू यू नो वाली चीज, है ना। अब व्हाट इज बियॉन्ड द मिल्की वे गैलेक्सी, तो भैया और भी बहुत सारी गैलेक्सीज है, यानी यूनिवर्स है, यूनिवर्स में और भी गैलेक्सीज है मिल्की वे को छोड़ के। ये तो हो गया इसका जवाब। अब ये दूसरा सवाल, इज देयर लाइफ एनीवेयर एल्स इन द यूनिवर्स, तो वो अभी सर्च जारी है, हम ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ मोर टू नो है ये, ठीक है। मोर टू नो में क्या है, बड़ी खास बात कुछ लिखी हुई है। इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी इज Henle is situated atop at the highest peak of Digparastari माउंटेन रेंज इन हेनले। दिस पीक हैज बीन रीनेम्ड माउंट सरस्वती। अब क्या है, एक बहुत ऊंची हाईएस्ट पीक पर, ये जितना भी हमारा ये सोलर सिस्टम की जो भी चीजें में अच्छे से विजिबल हो पाती हैं उनको देखने के लिए ये बनाया गया है, बिल्कुल माउंटेन के पीक पर, और इसका एक नाम भी है, ठीक है। इट हैज सेवरल टेलीस्कोप्स, और यहाँ खूब सारे टेलीस्कोप्स हैं, आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। वन ऑफ देम, उसमें से एक को क्या बोला गया, हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप, ठीक है, विच हैज बीन नेम्ड आफ्टर द नोबेल प्राइज। इसको ये नाम क्यों दिया गया, क्योंकि एक नोबेल प्राइज मिला था, उसके बाद ये नाम चढ़ा। एक तो क्या विनिंग साइंटिस्ट सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जो थे, उन्होंने जो है नोबेल प्राइज जीता था, और तब ये नाम दिया गया उस टेलीस्कोप को हिमालयन चंद्र। इट इज एन ऑब्जर्वेटरी, ये एक जगह है, ऑब्जर्वेटरी है एट वन ऑफ द हाईएस्ट लोकेशन इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट, उनमें से एक हाईएस्ट, मतलब लोकेशन में से एक है, जो भी और भी हाईएस्ट होंगे उनमें से एक ये है। अब द एरिया सराउंडिंग दिस ऑब्जर्वेटरी वॉज नोटिफाइड एज द हेनले डार्क स्काई रिजर्व इन दिसंबर 2022, ठीक है। तो अब ये जो एरिया है, ठीक है, यहाँ पर जो ऑब्जर्वेटरी हैं वो नोटिफाइड कब किए गए थे, द हेनले डार्क स्काई रिजर्व, ये माना गया दिसंबर 2022 में। द रिजर्व इज ओपन टू द पब्लिक थ्रू आउट द ईयर। अब ये जो रिजर्व है जो बनाया गया है ये पूरा साल नॉर्मल पब्लिक के लिए भी ओपन रहता है। लोकल पीपल हैव बीन प्रोवाइडेड विद द स्मॉल टेलीस्कोप, जो लोकल पीपल होते हैं वहाँ के, उनको छोटे छोटे टेलीस्कोप दे दिए जाते हैं ना, ट्रेन टू बी एस्ट्रोनॉमी एम्बेसडर, और उनको भी ट्रेन किया जाता है कि वो एस्ट्रोनॉमी एम्बेसडर्स बन जाएं विजिटर्स के लिए, जो भी मतलब बाहर से लोकल पीपल को सिखाते हैं कि भाई ऐसे ऐसे करना है, कोई आएगा ऐसे देख, ऐसे आपको दिखाना है, ऐसे देखना है, देखो ऐसे नजर आएगा, उनको ट्रेन किया जाता है ताकि जब भी कोई बाहर से विजिटर्स आए, इंडियन हो या आउट ऑफ इंडिया से हो, तो वो लोग उनको हेल्प आउट कर पाए, ठीक है। सो बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ये जो है वो पढ़ाते हैं, ठीक है। कौन समझाते हैं, कौन ये ट्रेनिंग देते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। इट इज एक्सपेक्टेड टू प्रमोट एस्ट्रो टूरिज्म इन द रीजन, और ये क्यों किया जा रहा है, प्रमोट करने के लिए एस्ट्रो टूरिज्म को इस रीजन में, है ना, कि इस तरीके के टूरिज्म को भी लोग एंजॉय करें, है ना, आके एक्सप्लोर करें
जाने पहचाने इन चीज़ों के बारे में भी। सो भाई इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पर हो जाता है समाप्त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको ये चैप्टर पूरा अच्छे से समझ आया है। तो आपने करना क्या है, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, और पढ़ाई तो अच्छे से करनी है। इसके बाद फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किस चीज़ के साथ, एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। अब तक के लिए बाय बाय क्यूटीज।